नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ अजीत। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और यूपी सरकार के मंत्री आजम खान के बीच शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आजम ने जहां कल्बे जव्वाद पर 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने का आरोप लगाया था, वहीं कल्बे जव्वाद ने आजम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में आजम खान रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश के वक्फ मंत्री आजम खान और शिया धर्मगुरु के बीच शुरू हुआ विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले जहां आजम खान ने मौलाना कल्बे जव्वाद पर वक्फ की 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने का आरोप लगाया था, तो वहीं जवाब में कल्बे जव्वाद ने आजम खान पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में आजम खान रंगरेलियां मनाते पकड़े गए थे। आजम खान साहब जो थे वो 10/9/1975 की रात में ये जो मेडिकल कॉलेज वहां का उसका जो फीमेल मेडिकल वार्ड है उसके अंदर ये पकड़े गए और रात में वहां पर ये थे, वहां पर पकड़े गए और जब इनको वहां से निकाला गया तो रिफ्यूज टू लीव द फीमेल मेडिकल वार्ड। ये इसमें लिखा हुआ है, इसकी रिपोर्ट ये मिनट्स में लिखा हुआ है कि रिफ्यूज्ड टू लीव द फीमेल मेडिकल वार्ड डिस्पाइट द प्लीडिंग्स ऑफ द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज ऑन द ड्यूटी। मौलाना जव्वाद के मुताबिक मामला 10 सितंबर 1975 की रात का है, जब मेडिकल कॉलेज के फीमेल वार्ड में आजम खान रंगरेलियां मनाते पकड़े गए थे। इस मामले में डॉक्टरों ने बाकायदा डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई थी, जिसमें आजम को सफाई देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आजम वहां नहीं गए, जिसके बाद आजम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। फैसला किया गया कि इनको रिजॉल्व कमेटी रिजॉल्व दैट मिस्टर मोहम्मद आजम खान स्टूडेंट ऑफ LLM resident of VMR be expelled from the university for 1 year and the university be declared out of bond for him for the said period with immediate effect. यही नहीं, पलटवार करते हुए मौलाना जव्वाद ने आजम खान पर जमीन हड़पने का भी आरोप मढ़ा है। आलिया नगर के मुसलमानों की जमीनें इन्हें हड़पी हैं, सुजात नगर के मुसलमानों की जमीनों पर जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया है। इसी तरह से इनका जो मकान, आप खुद चली जाइए देखिए, इनका जो मकान बना है वो जो लालपुर की जामा मस्जिद है उसका एक मकान था, उसमें किराएदार रहता था, मस्जिद का मकान था, किराएदार रहता था। इन्हीं ने जबरदस्ती उसको खाली करवा के अपना मकान एक्सटेंड किया और उसमें मस्जिद की जमीन ले ली। वहीं इस मामले में बीजेपी भी कूद गई है। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक का कहना है कि निजी लाभ के लिए आजम खान सरकारी दफ्तर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से हस्तक्षेप करने की मांग की। धर्मगुरु के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हैं या उनकी तस्वीरें हैं, उसको लेकर आप प्रचारित करने में, उनका पूरा दफ्तर इस काम में लगा हुआ है। अरे आप उसके मंत्री हैं, स्वाभाविक है जनता कोई बात कहती है तो जांच कराइए। जांच में अगर आप दोषी नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में चुनाव के मुद्दे पर आजम और मौलाना कल्बे जव्वाद के बीच पहले भी टकराव होता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच ये विवाद और क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्या ये छवि खराब करने भर तक जाएंगे या इससे आगे किसी तरह की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बहुत पुराना मामला है? देखिए, ये सिर्फ अगर कहें तो नीचा दिखाने की और की जाती जिंदगी में जो पुरानी गुजरी बातें हैं उसको इस वक्त पेश करने की वजह यही है कि किस हद तक दोनों के बीच में का विवाद पहुंच गया है, ये साबित करता है। आजम खान ने कल कुछ तस्वीरें जारी की थी अपने प्रेस के जरिए, जिसमें कल्बे जव्वाद को कुछ बीजेपी नेताओं के साथ दिखाया गया था। तो आज कल्बे जव्वाद ने एक जो सारे दस्तावेज भी दिखाए और ये बताया कि किस तरह की इन हालात में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आजम खान को एक्सपेल किया गया था। तो अब ये सिलसिला कुछ दूसरे हद तक पहुंच गया है। अभी तक पॉलिटिकल बातें होती थी या एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब गुजरी जिंदगी के बारे में भी दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे जी संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से हमारा। सीधी सी बात है कि जब से यहां वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर
जो तल्खी बढ़ी है आजम खान और कल्बे जवाद के बीच, वो तल्खी अब किस तरफ जा रही है, ये इससे समझा जा सकता है कि एक दूसरे पर निजी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि निजी आरोपों का जवाब कोई भी पक्ष नहीं दे रहा, बल्कि दूसरे पर आरोप मढ़कर उसका जवाब दे रहे हैं। तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी उन्हें कुछ कहना चाहिए और उस पर जवाब दें तो बातों का खुलासा हो। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल पड़ा है, छवि खराब करने की कोशिश। आजम खान और कल्बे जवाद के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इससे पहले आजम खान ने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद पर वक्फ की 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसे बेच देने का आरोप लगाया था। लेकिन जब जी संगम की टीम ने उस जगह का दौरा किया तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। लखनऊ के आलमनगर में बसी ये जगह अब सज्जादिया कॉलोनी कहलाती है। कुछ साल पहले तक वक्फ की इस 20 एकड़ जमीन पर इस इलाके के भूमाफिया लल्लू यादव का कब्जा हुआ करता था। यहाँ तक कि खाली पड़ी इस जमीन पर बच्चे खेलने के लिए भी तरसते थे। मौलाना कल्बे जवाद की कोशिशों से जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई और बेहद गरीब तबके के लोगों को किराए पर रहने के लिए दी गई, जिसमें गरीब मुसलमान अब रहते हैं। जी मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रहता था किराए के मकान में सालों से रह रहा था। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी कि मेरा अपना घर होता। लेकिन कल्बे जवाद साहब ने एक जमीन की छुड़वा के उसके बाद किसी माफिया के, जी हाँ, ये माफिया के पास थी जमीन, उनसे छुड़वा के कब्जा बड़ी मुश्किलों से, जाहिर सी बात है आसानी से नहीं छूटती है, इन मुश्किलात का सामना करके उन्हें छुड़वाई जमीन। जिस तरह आज भी मुश्किलात का सामना कर रहे जमीनों के लिए लड़ रहे। यहाँ पर ऐसा था, मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता था तो यहाँ पर इतने बड़े माफिया का था कि यहाँ कोई पलट के देख नहीं सकता इस जमीन को। अगर वो देख लेगा तो समझ लियो उसकी चमड़ी उधड़ जाएगी। ये समझ लियो। यहाँ 6 महीना कम से कम PSC बैठी रही मेरे आंखों के सामने। जनाब ने उन सबसे मतलब किसी तरीके से वो जमीन निकलवाई। इस कॉलोनी में करीब 200 परिवार हैं। 110 ऐसे हैं जिनसे 25,000 लेकर उन्हें 500 वर्ग फीट जमीन दी गई, जिस पर उन्होंने खुद घर बनवाया और अब उसका किराया देते हैं। जबकि 70-80 परिवार ऐसे हैं जिन्हें खुद मौलाना ने क्वार्टर बना कर दिए। परिवार BPL श्रेणी के हैं, इन्हें कूलर पंखा तक लगाकर दिया गया। यहाँ तक परिवारों का राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनकी दवाएं और कफन दफन का इंतजाम भी खुद मौलाना की जिम्मेदारी है। इस इलाके में एक बेवा आश्रम भी है, एक कॉलेज बनाया जा रहा है और एक मस्जिद भी निर्माणाधीन है। सिर्फ 16 रुपए महीने के किराए पर ये गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं। ये परिवार मौलाना का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। ये गरीब लोग वो थे कि जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और इस पैसे से जो 25,000 का जो नजर मौला आया, जो इल्जाम ये लग रहा है जमीन बेची है, बल्कि बेची नहीं, मौलाना रेंट पे दी है। 25,000 रुपए नजर मौला जो है उसी पैसे से उन्होंने क्वार्टर बनाया। मैं उनके पास गई, वहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन दी और हमारे हालात को उन्होंने कई बार दरियाफ्त कराया और मालूम होते ही उन्होंने हमको फौरन के फौरन हमारे नाम एक घर किराए पर अलॉट करा। दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि आजम खान ने रामपुर में वक्फ की जमीन खुर्द-बुर्द की है और सरकार मेरी और आजम खान दोनों की CBI से जांच करा ले। उन्होंने कहा कि सारा मामला मुलायम सिंह यादव पर है, जिन्होंने भरोसा दिया है कि नाइंसाफी नहीं होगी। कि भाई आप अपनी CBI जांच भी करवा लीजिए, हमारी CBI जांच भी करवा लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कौन चोर है, कौन बेईमान है जो उन्होंने वक्फ की जमीन के ऊपर 105 दुकानें बनवाने रामपुर में, और इसी तरह से उन्होंने जो शत्रु संपत्ति है वो उस पर शामिल कर ली है अपनी यूनिवर्सिटी में। ये मामला कहां जाकर खत्म होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी का सच वो नहीं है जैसा मंत्री आजम खान बता रहे हैं। ये तमाम गरीब परिवार तकरीबन 50 की तादाद में है। 16 रुपए महीने के किराए पर इनको ये जगह दी गई है। कूलर से लेकर पंखा तक हर चीज खुद मौलाना ने मुहैया कराई है। तमाम सारी ऐसी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मौलाना कल्बे जवाद की वजह से मिली है, जिसकी वजह से ये सारे लोग एहसानमंद हैं। आजम खान चाहे जो कहें, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी के लोग हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ में विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और दूसरी खबरों का रुख करें तो अक्सर सवालों में रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस क्या एक बार फिर अब सही साबित होने जा रही है? प्रदेश के बहुचर्चित बदायूं रेप और मर्डर केस की तफ्तीश आगे बढ़ने के साथ ही ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। गैंगरेप और मर्डर केस की सुर्खियां हासिल कर चुका यह केस अब ऑनर किलिंग की तरफ बढ़ रहा है, हॉरर किलिंग की तरफ ये बढ़ रहा है। CBI सूत्रों के मुताबिक जांच में लड़कियों के परिजन पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गए हैं। 2 परिजनों के अलावा दोनों गवाहों
बाबूराम और राम बाबू ने जो बयान सीबीआई के सामने दिए थे वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से मेल नहीं खाते हैं। हॉरर किलिंग का ये सबसे पहला इशारा यूपी के डीजीपी ने इस पर किया था। बदायूं की 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक रेप और हत्या के मामले में यूपी पुलिस का दावा पुख्ता होता नजर आ रहा है। यूपी पुलिस ने हत्या के पीछे हॉरर किलिंग का शक जताया था। संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है, वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से। देखिए, आप ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसको ऑनर किलिंग मतलब जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा मैं नहीं कहूंगा। दिस इज अ प्रोफेशन, दिस थिंग। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ताजा जांच में लड़कियों के परिजन पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो गए हैं। 2 परिजनों के अलावा दोनों गवाहों बाबू राम और राम बाबू ने जो बयान सीबीआई के सामने दिए थे वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से मेल नहीं खाते। यही नहीं, इस मामले के 5 आरोपियों के सीबीआई को दिए गए बयान और पॉलीग्राफिक टेस्ट में दिए गए बयान एक जैसे हैं। बदायूं में जब 2 लड़कियों के शव पेड़ पर लटके मिले थे तो सभी लोगों ने ये कहा था कि रेप और हत्या के बाद दोनों लड़कियों को पेड़ से लटकाया गया है। लेकिन बदायूं पुलिस की थ्योरी ऑनर किलिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई की रिपोर्ट आने वाली है तो उसे देखकर लगता है कि सीबीआई भी बदायूं पुलिस की थ्योरी पर काम कर रही है। लिहाजा अब शक की सुई परिजनों की तरफ है। हालांकि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट को आधार नहीं माना जा सकता है। ऐसे में 5 आरोपियों और परिजनों का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है। एक की नहीं हो रही है जो अभी तक एक सेकंड, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। वी आर स्टिल एग्जामिनिंग दी अदर। ये पहला मामला नहीं है जब यूपी पुलिस की थ्योरी सच साबित होती दिखी है। इससे पहले देश के चर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी यूपी पुलिस की थ्योरी सच साबित हुई थी, जब यूपी पुलिस ने मामले में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। इस मामले की शुरुआती जांच यूपी पुलिस ने ही की थी, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये कोई पहला मामला नहीं है कि यूपी पुलिस की थ्योरी पर सीबीआई ने काम किया हो। आपको याद होगा, इससे पहले आरुषि हेमराज हत्याकांड का मामला हो या सीओ जियाउल हक की हत्या का मामला, दोनों ही मामलों में यूपी पुलिस की थ्योरी पर सीबीआई ने मोहर लगाई थी। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। ऐसे में सवाल, और आपको बताएं कि बदायूं के कटरा सआदतगंज में बीती 27 मई की रात 14 और 15 साल की दोनों चचेरी बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। इस मामले में एक सिपाही समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यूपी पुलिस की रिपोर्ट में एक लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतने का यूपी पुलिस पर आरोप लगा, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। खालिद रियाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के लिए। खालिद, जिस तरीके से अब सीबीआई ने जो ताजा जांच रिपोर्ट जिस तरह से उसके पास आई है, अब यूपी पुलिस की जो थ्योरी थी उसी पर मुहर लगती हुई दिख रही है और अब आरोपों के घेरे में परिजन ही है। जी, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो शक गया था वो परिवार वालों की तरफ गया था, क्योंकि और पुलिस उसी थ्योरी पे चल रही थी। क्योंकि इस मामले में जो आरोपी, जो पीड़ित परिवार था, उसने आरोपी बनाया था वो सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई एक बिरादरी के लोग थे, इसलिए उसमें कुछ राजनीतिक दबाव भी अचानक बढ़ा। काफी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो गए, जिसकी वजह से प्रभावित होकर पुलिस ने जो है 5 आरोपियों को 5 पर आरोप साबित करने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना था कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए हमें सीबीआई से न्याय चाहिए। प्रदेश सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा और सीबीआई की जांच शुरू हुई। उसके बाद जैसे जैसे सीबीआई की जांच बढ़ी, उसके कई टेस्ट हुए आरोपियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ, जो कि कुछ दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें
उनके तथ्य पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद आज जब पीड़ित परिवार की पॉलीग्राफिक टेस्ट आई है तो उनके उसमें बयान जो भी उन्होंने पहले दिए थे और जब टेस्ट में बयान दिए थे उन दोनों में विरोधाभास नजर आया है। दोनों परस्पर बयान विरोधी पाए गए, इसलिए उस रिपोर्ट को नकारात्मक बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कुछ दिन पहले भी डीजीपी उत्तर प्रदेश ने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं ये मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा लगता है। तो उस मामले में भी, उस बयान ने भी डीजीपी से काफी तूल पकड़ा था। उस वक्त के डीजीपी ने पहले ही कैसे बयान दे दिया, लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं शक की सुई पीड़ित परिवार की तरफ को ही घूमती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए खालिद। और 1000 रुपए के लिए कत्ल। जी हां, बरेली के इज्जनगर में नितिन नाम की प्रॉपर्टी डीलर की उसी के दोस्त ने 1000 रुपए के लेन देन के विवाद में नितिन को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में महज 1000 रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद की कीमत एक शख्स को जान देकर चुकानी पड़ी। जी हां, मामला इज्जत नगर थाना इलाके का है, जहां नितिन गुप्ता नाम के शख्स ने घरेलू विवाद के चलते अपने दोस्त राहुल से किराए पर मकान लेने के लिए 1000 रुपए उसे एडवांस दिए थे। लेकिन नितिन को राहुल का मकान पसंद नहीं आया, जिसके चलते उसने राहुल से 1000 रुपए वापस मांगे, जिसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कत्ल की वजह बन गया। आरोपी राहुल ने नितिन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। दामाद लड़की ने लव मैरिज कर रखी थी। अरे राम दे, क्या काम शादी है। क्या काम करते थे? ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अरे अभी ये बेटा 9वां महीना 8वां महीना चल रहा है, सुना है मैंने। 8वां महीना लौंडिया को चल रहा है। नहीं बेटा, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी नॉलेज में। मेरा बच्चा बड़ी तारीफ करता था। नितिन की मौत की खबर जब उसके परिजनों को लगी तो पूरे घर में मातम पसर गया। नितिन की हाल ही में शादी हुई थी। शव को कब्जे में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी शख्स राहुल की तलाश में क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। नितिन नाम का लड़का जो है ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। इसने किराए के मकान लेने के लिए राहुल से संपर्क किया कि हमको किराए का मकान दे दीजिए। 1000 रुपया एडवांस भी दिया था उसने। और जब राहुल ने इसे आईडी प्रूफ मांगा था तो आईडी ये नहीं दे पाया था, तो उसी बात पर उनका विवाद हुआ। उसी विवाद के कारण से आज इसने इस जघन्य अपराध को कारित किया है। नामजद मुलजिम है, इसने चाकू से वार करके उसकी हत्या किया है। अब तहरीर लिया करके मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। बरेली में महज 1000 रुपए के लेन देन में हुई इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत है। दीपक शर्मा, जी मीडिया, बरेली। यूपी के बहराइच में बदायूं कांड जैसी दर्दनाक घटना होते होते बची। यहां 2 सगी बहनों को अगवा कर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। दरगाह इलाके में कुलदीप नाम के एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाली 2 सगी नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और फिर अपने एक साथी दिनेश के साथ मिलकर दोनों को सुनसान जगह पर ले गया। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, लेकिन बच्चियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वक्त रहते मौके पर पहुंच गए। भीड़ ने एक आरोपी को मौके से ही पकड़ा भी, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने छानबीन के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यूपी में फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना हरदोई जिले के कैथ मढ़ैया गांव की है। यहां घर में अकेली नाबालिग का 2 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। वारदात के बाद लड़की ने बगल के घर में सो रहे अपने चाचा को सूचना दी, जिसने सुबह थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कई दिनों तक टालने के बाद ये मामला दर्ज किया और कार्रवाई की बात कह रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों की गतिविधियों को सूचना देने वालों के लिए बड़े इनाम देने का ऐलान किया है, जिसमें नक्सलियों के महासचिव की सूचना देने पर करीब 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर, नांदेड़, यवतमाल और भंडारा जिले नक्सलियों से प्रभावित हैं। सरकार का कहना है कि इन इलाकों में जो लोग पुलिस या दूसरी एजेंसियों के लिए जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, उनको इनाम में दी जाने वाली रकम काफी कम है।
जी संगम फॉलोअप में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए जी संगम।